2.5 साल हो चुके हैं लगभग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आए। आप प्रधानमंत्री के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि एक जो शंका थी लोगों को वो ये था कि मोदी बनेंगे तो बहुत सारे दंगे हो जाएंगे, जो 84 में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, वैसा होगा। 2.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीएम की बड़ी अचीवमेंट है ये? पीएम की अचीवमेंट आपको बताता हूं मैं। पीएम गुजरात पहुंचे, बहुत बड़ा दलित लीडर जेल को चला गया रात में। पीएम 2 साल में रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ। पीएम बने, हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन मिलता, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने 2 साल में 8 मरतबा ओबामा से मिला। अरे भाई, ओबामा से मिलेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या? ये बता दीजिए। तो हर चीज में स्वामी साहब, मैं ये मानता हूं अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता। अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते, बहुत धन्य हो, थैंक यू सर, मैं मानता हूं, आपकी काबिलियत को मानता हूं। अगर स्वामी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते मोदी, तो इतना बड़ा दाल की कीमत नहीं होती। तो ये हर महासभा, तो आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली से बेटर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? ये जवाब स्वामी साहब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। ये स्वामी साहब जवाब देंगे कि इज ही बेटर देन जेटली, इज ही बेटर देन, ये जवाब देंगे। हार्वर्ड के, वो तो स्वाभाविक है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, वो तो वकील हैं, वो कैसे हमसे अच्छे हो सकते हैं? जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, वो सवाल भी अहम है, क्योंकि इनका कहना है कि लोग प्रधानमंत्री के गुणगान गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कश्मीर जब जलता है तो 70 दिन हो गए, अब तक इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी सरकार, कश्मीर में कोई भी आप समाधान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरू में, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोचा कि क्योंकि हम जम्मू में और लद्दाख में जीत कर आए और वैली में पीडीपी जीत कर आई, तो एक समन्वय के रास्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब कई लोगों की राय है, और ये मेरी भी राय है, कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और तुरंत कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल होनी चाहिए। परंतु ये पार्टी के अंदर विचार होकर फैसला होगी। परंतु आज तक कई लोगों की आशा है कि किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों सरकार वहां चला ले तो हमारी देश के लिए अच्छा है। परंतु जहां तक कश्मीर है, कितना भी विरोध हो, उसका 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, जो छूटा हुआ है उसको भी लेंगे। पर आपके हिसाब से महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना चाहिए? आपके हिसाब से बीजेपी पीडीपी का अलायंस फेल हो गया? मैं अपने व्यक्तिगत राय कहता हूं, इस्तीफा क्यों, इस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। गवर्नमेंट। ओवैसी साहब, आप एक सर्वदलीय बैठक का हिस्सा थे, आप सर्वदलीय दल का हिस्सा थे, आप कश्मीर से होकर आए हैं, आपने वहां पे जो हालात हैं उनको खुद देखा। आपके हिसाब से कश्मीर में अगर समाधान की तरफ बढ़ना हो, वास्तविकता को ख्याल में रखते हुए, तो क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, बीजेपी ने कहा था टारगेट 44 लाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, नहीं लाए। मुफ्ती ने कहा था कि बीजेपी को रोकना है, मुझे पावर में लाओ, नहीं हुआ। गवर्नमेंट बनी, एजेंडा ऑफ अलायंस बना। एजेंडा ऑफ अलायंस में शायद स्वामी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे होंगे, वरना वो नहीं बनता इतना। तो उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा गया कि सेपरेटिस्ट हुर्रियत से बात करेंगे, आफ्सपा के ऊपर रिव्यू करेंगे, ये नहीं हुआ। तीसरी बात ये समझिए कि मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए, हर कोई जाएगा, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, मगर क्या मुफ्ती साहब के जाने से 90 डेज गवर्नमेंट नहीं बनी वहां पर? एलिनेशन बढ़ेगा? नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं बनाए बीजेपी गवर्नमेंट? 90 डेज तक क्यों खामोश बैठी? पांचवी बात यह है कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे कि हम ताकत से इसको खत्म करेंगे, तो मुझे उमर अब्दुल्ला के उस जुमले को दोहराना पड़ेगा जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि फैटिग विल नॉट एंटर नाउ। एक
आदमी का नाम लूंगा जो स्वामी साहब पसंद नहीं करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस प्रोसेस शुरू किया था, कांग्रेस ने उसको डंप कर दिया 2006 में। 2010 की इंटरलॉकटर्स रिपोर्ट, चिदम्बरम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, कहते हैं कि अरे अब करना चाहिए था। 14 हो गया, 17 आ गया। तो हम लोग इस पे कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जरूर बलूचिस्तान बोलिए, आपके बलूचिस्तान में कितने आंख और हाथ और कान हैं आपके? कितने हिंदुस्तान के कितनी आंख और हाथ और कान हैं आपके? 0 हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप लाल किले से तो खड़े रह के बहुत बड़ी बात तो कर दिए, मगर आपको जो ऑपरेशन करना पड़ता है उसके लिए आंख, कान, हाथ की जरूरत होती है। आपकी जबान से ऑपरेशन नहीं होता वहां पर। आपका सवाल आपसे यह है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान से हमला करने का कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनका कहना है कि आपको लग रहा है कि आप मिलिट्री माइट के दम पे कुचल देंगे इस एजिटेशन को, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। और जो मरहम लगाने की जरूरत है लोगों पर, वो आप नहीं लगा पा रहे। देखिए, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने 5 गांवों तक की ऑफर दी, वो दुर्योधन मूर्ख ने स्वीकार नहीं किया, वैसे ही हम आज कहते हैं कि अमन से रहने के लिए कश्मीरी मिलिटेंट्स तैयार नहीं है, तो फिर हम मिलिट्री माइट से ही करेंगे। और मिलिट्री माइट से हमने पहले भी किया था, फिर बीच में ढील दे दिया। बांग्लादेश के टाइम पर पाकिस्तान का कमर टूट गया था। पाकिस्तान को उसी समय 4 टुकड़ा कर सकते थे 2 टुकड़ा करने की जगह में, परंतु हमने किया नहीं। हमने ताशकंद में आपको स्वामी साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में करने का वक्त आ गया है? मेरी राय में पहले तो 1 टुकड़ा निकालना है बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद सिंध की बात होगी। परंतु पाकिस्तान तो वहाँ वो सरकार कोई नहीं है, वो बनाई थी अंग्रेजों ने। आज वहाँ कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, डब्बू है वो प्रधानमंत्री। वहाँ तो मिलिटेंट्स और मिलिट्री और ISI चला रही है, और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो तो आशा करते हैं कि हम पाकिस्तान को मुक्त कराने के लिए आए। ये हालत है वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपने आप टूट रही है, तो थोड़े दिन और देखेंगे, उसके बाद थोड़ा धक्का देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब भारत के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसे काम में सरकार का और प्रधानमंत्री का साथ क्यों नहीं देते? क्यों हर वक्त पर आप ऑपोजिशन की ही भूमिका में रहना चाहते हैं? अगर हमारे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचता है, हमारा दुश्मन देश जो हम पे लगातार आतंकवादी हमला करता रहता है, अगर वो बैकफुट पे आता है, तो ये तो एक ऐसा काम है जिसमें आपको प्रधानमंत्री से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप बैकफुट की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो पैर ही नहीं हिल रहा है ना। नवाज शरीफ के घर में शादी है, पहुंच जाते हैं। क्लाइमेट टॉक्स हो रहे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। इनकी सालगिरह हुई, उनकी सालगिरह तो आम भी जाते हैं, वो यहां पर साड़ी भी जाते हैं। आप फ्रंट फुट पे खेलिए या बैक फुट पे खेलिए, शफल करिए, कुछ तो करिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली खड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान से हमारा कोई ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ओबामा के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनको इंप्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने करीब 2 लाख 4 लाख का क्या सूट पहनकर गए थे, आपको याद होगा। मगर ओबामा की गवर्नमेंट कह दी है कि दे आर नॉट फॉर बलूचिस्तान। स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन कह रहा है। तो हमें अमेरिका के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? अरे तो आप ही तो मन की बात में कहते हैं, आप ही तो मन की बात में कहते हैं कि मैंने मित्रों ओबामा से मिला। नहीं तो अरे आप एक पॉलिसी तो अपना देखिए, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, सुनिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखकर आपको फैसला करना पड़ेगा। आपके पास क्या पॉलिसी रखिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में। चलिए, आपने एक सवाल पूछा कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं, गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं, और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खास तौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मेरी राय है, पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। लेकिन ओवैसी जी ने अभी कहा कि अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, वो तो आखिर वक्त तक विरोध कर रहे थे। उन्होंने 7th फ्लीट को भेज दी थी
मदद के लिए। पर जिस दिन बांग्लादेश बना उसी दिन उन्होंने उसको मान्यता दे दी। अमेरिका जब पलटी मारती है किसी को पता नहीं होता है। हम अपने नीति अपने आप करना चाहिए, अमेरिका क्या सोचती है उस पर सोचना नहीं अच्छा चाहिए। डॉक्टर स्वामी, एक मिनट सर, नहीं ये सब सही है। फिर लाहौर डिक्लेरेशन जो वाजपेयी गए थे उसमें क्या लिखा गया? शिमला एग्रीमेंट हम साइन किए, उस पर क्या लिखा गया? जो आगरा का एग्रीमेंट होते होते रह गया उसमें हमने क्या लिखा? ये सब चीजें सामने है ना। अब ऐसा है कि स्वामी साहब अब होम मिनिस्टर बनने के भी काबिल हो गए। इनको होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, क्या आपके हिसाब से आप राजनाथ सिंह से बेटर होम मिनिस्टर बनेंगे? राजनाथ सिंह मेरा मित्र हैं और सबसे अच्छा होम मिनिस्टर सरदार पटेल के बाद बने हैं। अच्छा, तो आप जेटली से बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे पर राजनाथ से बेहतर होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इसमें कुछ बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो अरुण जेटली से आपका इतना खास रिश्ता क्यों? जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता है वैसा स्वामी और जेटली का रिश्ता है। देखिए, शुरू से हमारे इतिहास में दक्षिण ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण में फर्क होता है और लड़ाई होती है। क्योंकि दो असुद्दीन ओवैसी हैं। एक वो है जिसके साथ आप बैठ के चाय पी सकते हैं, वो लंदन में पढ़ा बैरिस्टर, लंदन के अपने दिनों की बात करता है, ऑक्सफोर्ड सर्कस पे आइसक्रीम खाने की बात करता है, अपने बचपन के दिनों के बारे में बहुत शौक से बताता है। और एक है असुद्दीन ओवैसी जो मंच पे आता है, उत्तर प्रदेश जाता है, बिहार जाता है, भाषण देता है। उस भाषण में तेवर बड़े अलग होते हैं। क्या आपके ये दो साइड है, जेकिल एंड हाइड, एक अलग सा सोफिस्टिकेटेड सा प्राइवेट साइड और एक पब्लिक साइड जो आप मंच पे रखते हैं ताकि आपके पास वोट आ जाए? अब देखिए, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग ऐसा करेंगे तो लोग सो जाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग लोगों को जगा के रखना पड़ता है आपको। और ये जमाना सोशल मीडिया का, इंटरनेट का है, तो पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। ये डिबेट अलग है, पार्लियामेंट का डिबेट अलग है। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जाकर लोगों को कुछ बोलें, सो जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए बोलना तो पड़ेगा ना, लोगों को जगाने के लिए तो अपनी बात रखना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को रखता हूं, बेखौफ रखता हूं, बगैर किसी से डरे। बास को सच्चाई पसंद नहीं आती, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर सच्चाई बयान करना जरूरी है। 70 साल हो चुके हैं, अब इस 70 साल के बावजूद भी अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि नहीं नहीं जी हाँ, नहीं होने वाला है। अब बात सही करने का वक्त है और अपने राइट्स को लेने का टाइम। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर स्वामी, तो आखिर में मैं पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र करीब 77 साल है। हाँ। अच्छा, आपके कितने ट्विटर पर हैं? 3.2 मिलियन। तो आपकी ये जो यूथ ऑडियंस है इसमें इतना आकर्षण आपको लेके कैसे है? और सोशल मीडिया में जो इतनी बड़ी विशाल स्वामी आर्मी है, जैसे एक 12वीं आर्मी है इंग्लैंड की, उससे बड़ी तो ये स्वामी आर्मी है, तो उसकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा ओवैसी साहब को भी बताएं। जो नया पीढ़ी है वो राजनीतिज्ञों से सच बोलने की आशा करते हैं। जब पहले नेहरू के जमाने में झूठे मिथ्याचार, डिप्लोमेसी, इसमें लोगों को गुमराह रखते थे, आज वो कहते हैं टेल अस लाइक इट इज। वो मैं करता हूं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे लोगों को ट्विटर में फॉलोइंग करने। ओवैसी साहब, आपको ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है जब आप देखते हैं 3.2 मिलियन फॉलो। आपके कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं? देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। आप सवाल का जवाब दिए ना, आपके फॉलोअर कितने हैं? समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। आप बीच में है, वरना तो तूफान शुरू हो जाता है यहां पर। मैं चाहूंगा कि आखिर में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक दफा असुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला ले और उसी पे हम अपना सेशन खत्म करें। सामने 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 हाथ तो मिल जाएगा, दिल नहीं मिलेगा।